अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं अनम अहमद। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने हुकूमत की बड़ी पेशकश कर दी है। राजा रियाज ने कहा कि आइन में 6 माह की तौसी की गुंजाइश मौजूद है। उन्होंने कहा कि असम्बली की तौसी की हिमायत करूंगा। दिलचस्प बात यह है कि आज मौलाना फजलुर रहमान ने भी यही कहा है कि मुद्दत में तौसी का फैसला पार्लियामेंट में करना है। तो हमारा सवाल यह है कि क्या हुकूमत भी मुद्दत बढ़ाने के बारे में ही सोच रही है? इस पर बात करने के लिए तज्जियाकारों को मैं तारुफ करवा देती हूँ। शकील अहमद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, अंबर शमसी हमारे साथ हैं, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब और डॉक्टर नाजिर महमूद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुजम्मिल साहब, हमने हुकूमती हलकों से तो ये बात कई बार सुनी है और ऐसी राय भी पाई जाती है कि इंतखाबात को आगे बढ़ाया जाए। ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज की तरफ से ऐसी बात का सामने आना, आपको लगता है वो सही हकीकी ऑपोजिशन लीडर का किरदार अदा कर रहे हैं? नहीं, देखिए, वो उनकी राय है। ऑपोजिशन असेंबली की मुद्दत में तोसी चाह सकती है, लेकिन मुझे मुमकिन नज़र नहीं आता है। और मेरे ख्याल में इस वक्त हुकूमत को और हुकूमत में शामिल जो बड़ी सियासी जमातें हैं उन्हें इलेक्शन सियासी तौर पर सूट कर रहा है। अब ये सूरत हाल 9 मई से पहले तो हो सकती थी कि 6 माह बढ़ाई जाए, साल बढ़ाई जाए, लेकिन जो बजट भी सामने आया है वो बता रहा है कि हुकूमत बर वक्त इलेक्शन की तरफ जा रही है। और ये बात मुख्तलिफ हुकूमती, आपने एक राजा रियाज का बयान लिया, बहुत से हुकूमती ज़िम्मेदारान ने यह भी कहा है कि हम तो 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन पहले असम्बली तोड़ देंगे ताकि को 8 या 10 नवंबर को इलेक्शन की डेट रखी जाए। तो हुकूमत की तरफ से, हुकूमती वज़रा की तरफ से तो ये आ रहा है कि जो मुद्दत है उससे पहले कौमी असम्बली तोड़ दी जाएगी ताकि मुल्क में आम इंतखाबात का बिगल जो है वो 8 या 10 नवंबर को बच सके। लिहाजा ये राजा रियाज साहब की ज़ाती राय हो सकती है। मुझे इसमें नहीं लग रहा कि इस वक्त जो हुकूमती इत्तेहाद है और बिलखसूस जो दोनों बड़ी सियासी जमातें हैं जिनके सर पे ये हुकूमत खड़ी है वो है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी। फजलुर रहमान साहब के सिर्फ 10 वोट हैं कौमी असम्बली में, और राजा रियाज साहब से वोट लिया नहीं गया इस गवर्नमेंट को बनाने के लिए। इवन एतमाद के वोट के लिए भी नहीं लिया गया, अदम एतमाद के वक्त भी वोट नहीं लिया गया। वो एक बफर जोन की हैसियत से काम कर रहे हैं। उन्होंने एक बफर जोन ज़रूर इस हुकूमत को फराहम किया है कि इमरान खान इस गवर्नमेंट को गिरा नहीं सकते थे उस बफर जोन की वजह से, वरना उन्होंने हुकूमत की अददी अक्सरियत में कोई किरदार अदा नहीं किया है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि उनकी हमायत हुकूमत को हासिल रही है और वो एक फ्रेंडली अपोजिशन है हुकूमत की। लेकिन इंतखाबात मुझे लगता है कौमी असम्बली अपनी मुद्दत से 6-7 दिन पहले टूट जाएगी और मुल्क में 8 या 10 नवंबर आपको लगता है पीपल्स पार्टी भी यही चाहती है कि इलेक्शन ताखीर का शिकार ना हो? और जरदारी साहब भी यही चाहते हैं, क्योंकि ऐसी भी खबरें सामने आ रही थी कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि मुद्दत बढ़ा दी जाए। नहीं, देखिए ना, फिर उन्हें सिंध असम्बली की मुद्दत बढ़ानी पड़ेगी, बलूचिस्तान असम्बली की मुद्दत, और ऑलरेडी पंजाब और केपी के इंतखाबात का इशू जो है अदालतों में इस कदर सीरियस हुआ है कि उसको 6 महीने साल और डिले करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। या तो पंजाब और केपी की असम्बलियाँ मौजूद हों और वो अपनी अपनी मुद्दत भी बढ़ाने के लिए हों, फिर तो वो जो सारा फ़लसफ़ा है कि मुल्क में एक दिन इंतखाबात कराए जाएँ वो धड़ाम से गिर जाएगा कि इकट्ठी निगरान हुकूमतें बन जाएँ। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कुछ सूबाई असम्बलियों की मुद्दत में भी इजाफा होगा, कौमी असम्बली में भी होगा, बल्कि ये अपनी मुद्दत से 2-2, 4-4 दिन पहले टूटती जाएंगी और एक मुल्क में एक दिन इंतखाबात की राह हमवार होगी जो 8 या 10 नवंबर के दरमियान कहीं बन रही है। सही है, सही है। अंबर, आपको लगता है इसको जस्ट एक बयान के तौर पर ही लिया जाना चाहिए, एक राय के तौर पर लिया जाना चाहिए ऑपोजिशन लीडर की, या ये बड़ा सीरियस मैटर है और ऐसा हो सकता है मुमकिन तौर पर आगे आने वाले वक्त में? जी देखिए, राजा रियाज साहब का जो बयान है ये एक ख्वाहिश या कुछ सोच हो सकती है, और कुछ खबरें ऐसी हैं कि कुछ ऐसे मौजूदा जो इत्तेहादी हुकूमत है, कुछ सियासी जमातों के अंदर भी लोग चाहते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में कि एक मुजम्मिल साहब ने भी जो बात की है, सबसे बड़ा जो इंडिकेशन है वो बजट है, और बजट में जो प्रोजेक्ट्स और जो एक नज़र आ रहा है कि वो 4 माह के लिए ही है। इस वक्त हमें ये भी देख रहे हैं कि जिस तरीके से इंतखाबात के लिए तैयारियां भी हो रही हैं, मुश्किल लग रहा है कि कुछ आवाज़ों के अलावा कोई संजीदा सोच है।
अगर होता तो फिर बजट हमें कुछ और नज़र आता है। इसमें पेचीदगियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं, जैसे मुज़म्मिल साहब ने बात की। मैं कहूँगी कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत जो चाहती थी, इससे पहले भी मैं कहूँगी कुछ 9 मई और उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ सख्तियाँ हुई हैं, उससे पहले तो लग रहा था कि शायद कुछ मुद्दत में इजाफा करने की कोशिश की जाए, एक कुछ गैर मामूली हालात को जवाज़ बनाकर। लेकिन एक जो मकसद था, जो मुखालिफ एक जमात थी, जिससे सियासी तौर पे भी इनसे निपटा नहीं जा रहा था, 9 मई के वाक़यात और अब जो हालात है, एक नई सियासी जमात बन चुकी है जिसमें बहुत सारे पुराने भी चले गए हैं, उनके और वोट बैंक वो भी ज़ाहिर है कुछ फ्रैक्चर भी हो गया है। तो इंडिकेशंस तो फ़िलहाल यही है कि जो इंतखाबात हैं वक्त पर ही होंगे और तमाम असेंबलियों के इकट्ठा ही होंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, आप भी यही समझते हैं कि जस्ट एक बयान है, एक राय है, राय का ज़ाहिर एहतराम किया जाना चाहिए, लेकिन ऑपोजिशन लीडर के मुंह से ऐसी बात आना, आपको लगता है कि ऑपोजिशन लीडर को ये क्यों सूट कर रहा है, या वो इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं, और क्या हुकूमत वाकई इस पर सोच विचार कर रही है कि इंतखाबात को आगे बढ़ाएं? देखिए, पहली बात तो ये कि राजा रियाज को इस वक्त अपोजिशन लीडर कहना ही एक उस पर एक सवालिया निशान है ना, कि वो कौन सी अपोजिशन के लीडर हैं, क्या उनको एक अपोजिशन लीडर माना भी जा सकता है या नहीं जा सकता। हम ये जानते हैं कि पीटीआई के लोगों ने इस्तीफे दे दिए थे, उसके बाद वो असेंबली में नहीं गए, फिर जो बच्चे कुचे उसमें थे उनमें से ये क्लेम करते हैं कि जी मैं अपोजिशन लीडर हूँ, और उनको माना भी जाता है। लेकिन इस किस्म का बयान उनको, उनकी जो इस वक्त सूरत हाल है, क्योंकि उनके पीछे कोई पार्टी तो है नहीं, पार्टी जो पीटीआई थी वो तकरीबन खात्मे के करीब है, और वो पीटीआई खुद अपने हाथों ही अपने अंजाम को पहुंची है, और मेरा ख्याल है बर वक्त पहुंची है। तो उसके नतीजे में अब इलेक्शन को आगे बढ़ाने की तजवीज़ देना कोई मेरा ख्याल है कि ऐसा इक़दाम नहीं है। उन्होंने जैसे जो भी सोच कर दिया होगा, जिसने उनसे कहा होगा, लेकिन इसकी कोई मुझे बुनियाद नज़र नहीं आ रही। 2-3 वजह से मुझे नहीं नज़र आ रहा। एक तो पहली बात तो ये कि ये आईनी तौर पर ठीक नहीं होगा। अगर आइन में कोई गुंजाइश निकाल भी ली जाए, जैसे फजलुर रहमान कह रहे हैं मौलाना साहब के आइन में गुंजाइश है, वो बिल्कुल एक्सेप्शनल केसेस में, यानी बहुत ही गैर मामूली सूरत हाल में ये मुमकिन होता है कि आप असम्बली की मुद्दत बढ़ाएं। खुदा न खास्ता मुल्क के हालात ऐसे हो गए हैं कि इलेक्शन नहीं हो सकते। अब सिक्योरिटी की सूरत हाल भी शुक्र है कि इतनी ख़राब नहीं है, तो बहुत अच्छा। फिर ये कि बजट भी अब आ चुका है, और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मौलाना के बयान को इसी सिनेरियो में लिया जाना चाहिए, वो भी यही चाह रहे हैं, या बस उन्होंने एक बात ही नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि हुकूमत ये चाहेगी, क्योंकि अगर वो चाहेगी तो वो अपना ज़्यादा नुकसान करेगी। पीडीएम को पहले ही नुकसान हो चुका है, क्योंकि 1 साल में उनकी कारकर्दगी कोई इतनी अच्छी नहीं रही कि वो आवाम के साथ सामने जाकर अपनी कारकर्दगी को पेश कर सकें। अगर ये मजीद इलेक्शन को डिले करेंगे तो ये ज़्यादा गैर मकबूल हो जाएंगे। इस वक्त इनकी सूरत हाल निस्बतन बेहतर इसलिए है कि जो इनके मुकाबले की पार्टी थी वो तो अब खात्मे के करीब है। अब 2 बड़ी पार्टीज़ हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी। अब इन 2 बड़ी पार्टी के हक में ये बिल्कुल नहीं जाता कि इलेक्शन किसी तरह से भी आगे बढ़ाएं। ये बात जमहूरियत के हक में नहीं जाती, आवाम के हक में नहीं जाती, मुल्क के हक में नहीं जाती। इसलिए जो भी ये बात करे, मैं तो उसका ज़ाती तौर पर उसकी मुखालफत करूँगा, और मैं ये चाहूँगा, बल्कि जितने भी जमहूरियत पसंद लोग हैं वो ये चाहेंगे कि अब इलेक्शन को अपनी मुद्दत से मज़ीद डिले बिल्कुल ना किया जाए, और इस दौरान में जो 3 महीने इनके पास हैं उसमें कुछ काम करके दिखाया जाए, और कोई पॉलिसीज़ बनाई जाएं, कोई ऐसी चीज़ आवाम के सामने लेकर जाएं जिससे आवाम को जमहूरी अमल पर एतमाद बहाल हो। इस वक्त सूरत हाल ये है कि आवाम का जमहूरी अमल पर एतमाद जो है वो मुस्तहकम नहीं है। वो अब सवालात पूछने लगे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। तो अब ये इस सूरत हाल में इनको बजाय इलेक्शन पोस्टपोन करने के कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिससे जमहूरियत मुस्तहकम हो। मेरा ये ख्याल है कि इलेक्शन को ना ये पोस्टपोन करेंगे और ना करना चाहिए। सही है। शकील साहब, आपको क्या लगता है, पहले हमने ये शोर देखा जब पंजाब में 90 दिन में इंतखाबात नहीं हुए, उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उस वक्त भी ये मौक़िफ़ सामने आ रहा था कि शायद हुकूमत आगे भी जो इलेक्शन होने हैं वो वक्त पर नहीं करवाएगी, ऐसी आवाज़ें हमने सुनी है। लेकिन अब ये आवाज़ें अगर अपोजिशन लीडर की तरफ से आ रही हैं तो किस तरह से देखते हैं? कोई शकूक व शुबहात हैं, वो हुकूमत को बचाने की कोशिश करें इस तरह के बयान देके? देखिए, इसमें कोई खारिज मकान नहीं है। अगर ये देखिए, ना सिर्फ आज तो ये राजा रियाज साहब ने इस हवाले से जो अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, या उसको एक आप प्रपोजल कह लें, लेकिन इससे पहले बहुत सारी ये आवाज़ें हुकूमती साइड से के अंदर से भी बहुत सारे वफाकी वज़रा, इवन ख्वाजा आसिफ और दीगर बड़े सीनियर जो वफाकी वज़रा हैं, वो भी इस बात का जो वो अंदिया दे चुके हैं कि मे भी जो हालात इस वक्त मुल्क के अंदर चल रहे हैं, जो फाइनेंशली जो हालात हैं, तो इसके अंदर या जो दीगर सियासी हालात है या सिक्योरिटी के जो हालात हैं, इसके अंदर
इंतखाबात ज़रूरी नहीं कि अपने मुकर्रर वक्त पर होंगे, ये तो उनकी जानिब से भी कहा गया है, बयानात आते रहे। लेकिन आज जिस अंदाज से मौलाना फजल रहमान ने भी कहा, देखें वो PDM के सरबराह हैं और जाहिर बात है उनके बयान को इतना इस तरह नहीं लेना चाहिए कि उन्होंने शायद ऐसी कोई हवा में ये बात कर दी। तो कहीं ना कहीं ये प्रपोजल तो मौजूद है हुकूमती हलकों के अंदर, PDM के अंदर, और साथ साथ ये देखें कि इसके अंदर पीपल्स पार्टी को क्या सूट करता है। अगर पीपल्स पार्टी को ये चीज़ सूट करती है कि देखिए उनका एक अपना स्टांस हो रहा है इलेक्शन के हवाले से, सिंध के अंदर उनकी गवर्नमेंट है, अगर ये मुद्दत बढ़ा दी जाती है, बढ़ती है, इलेक्शन आगे बढ़ते हैं और सिंध की असम्बली की जो मुद्दत है उसको भी बढ़ाया जाता है, सूट तो उनको करता है। तो ये कहीं ना कहीं ये बात हो रही है, आप ये नहीं कह सकते कि ये खारिज अमकान नहीं है, हुकूमत सोच रही नहीं, हुकूमत सोच रही ज़रूर है। और अगर आगे चलकर अगर आप देखें इस हवाले से ये माहौल बनता है और दीगर जो सियासी जमातें हैं वो भी इसके अंदर उनकी हम ख्याल होती हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये शायद ये मुद्दत बढ़ा दी जाएगी और एक टाइम मिल जाएगा हुकूमत को इस हवाले से, अपनी कारकर्दगी के हवाले से। आप देखें जो पिछला पूरे जो साल रहा है उस पूरे साल के अंदर तहरीक इंसाफ की जो एजिटेशन रही है, जो उनकी तरफ से एहतजाज किया गया, और इस दौरान हुकूमत की सारी तवज्जो जो आप कहेंगे उस जानिब रही, और जो मुल्की हालात थे वो भी इस तरह के थे कि उस तरह वो डिलीवर नहीं कर पाए। तो उनकी भी ख्वाहिश तो होनी है कि आप जब वो हालात जिसके अंदर तहरीक इंसाफ अपना नुकसान खुद कर चुकी है और सियासी मंजरनामे से काफ़ी हद तक हट चुकी है, तो उनकी कोशिश होगी कि इसके अंदर उनको मौका मिला है तो वो परफॉर्म करके दिखाएं। और आपने बजट के अंदर भी देखा जिस तरह सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं या इस तरह के दीगर जो तरक्याती बजट जो है उन्होंने मुख्तस किए, उनकी कोशिश होनी है कि हम ये टाइम बढ़ाकर आवाम को कुछ डिलीवर करें और उसके बाद इलेक्शन के अंदर जाएँ। सही। मुजम्मिल साहब, अभी शकील साहब जिस तरह से फरमा रहे थे कि हुकूमत की ये ख्वाहिश हुकूमती हलकों में कहीं ना कहीं ये पाई जाती है, पहले इस पर जब बात हो रही थी, जब हुकूमती हलकों में भी ये बात हो रही थी, तो एक वजह कहा जाता था कि एक जमात की पॉपुलैरिटी है, तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी है जो दिन ब दिन बढ़ रही है। अब तो वो पॉपुलैरिटी भी हमें नजर नहीं आ रही। अब हुकूमत को किस चीज का खौफ हो सकता है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई खौफ है। आप देखें इस बजट में इलेक्शंस के लिए 48 अरब रुपए रखे गए हैं। इस वक्त तक जब आपने पंजाब और KP के इलेक्शंस डिले किए हैं, वो इस बात पर डिले किए हैं कि जी बजट में इलेक्शन के लिए पैसे नहीं हैं और कौमी असम्बली नए पैसे अप्रूव नहीं कर रही है। अब जब इस बजट के बाद 48 अरब रुपए अप्रूव हो जाएंगे मुल्क भर में कौमी इंतखाबात के लिए, चारों सूबों के इंतखाबात के लिए, और आप इंतखाबात नहीं कराएंगे तो आप अदालतों में जाकर क्या स्टैंड लेंगे? अगर आपने कोई फाइनेंशियल एमरजेंसी लगानी है उसके लिए सदर की तौसीक चाहिए, क्या सदर तौसीक कर देंगे? फिर वो एमरजेंसी कोर्ट में इन क्वेश्चन हो जाएगी, और जिस तरह अगर कोर्ट ने उस एमरजेंसी को स्ट्राइक डाउन कर दिया तो फिर भी तो आपको इंतखाबात कराने पड़ेंगे ना। अभी तक भी आपने जो लॉज बनाए हैं कोर्ट ने उन्हें स्ट्राइक डाउन किया है, तो आपकी एमरजेंसी भी सब्जेक्ट टू कोर्ट अप्रूवल हो जाएगी। तो मुझे ये लीगली भी और कॉन्स्टिट्यूशनली भी कोई ऐसा एडवेंचर नहीं लगता जो ये पूरा हो सके। ये एक सोच 9 मई से पहले ज़रूर मौजूद थी, 9 मई के बाद ये सोच मैं समझता हूँ नहीं रही। अब जो अपडेट नहीं है राजा रियाज साहब, अब जो सोच है वो इंतखाबात करवाने की है। आज जिन्होंने बजट डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं उन्हें नज़र आ रहा होगा कि पैसे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं इलेक्शन के लिए बजट में, और तैयारी भी ग्राउंड पर मौजूद है। सब जो दोनों बड़ी सियासी जमातें हैं, राजा रियाज ने बात नहीं की है, मौलाना फजल रहमान की जो बयान है उन्होंने भी इसी तरफ ही इंदिया दिया, इंडिकेशन इसी तरफ नहीं है? वो मैंने कहा कि उनकी सिर्फ 10 सीटें हैं कौमी असेंबली में, जो दो बड़ी सियासी जमातें जिनके सर पर यह हुकूमत खड़ी है। नहीं, देखिए पार्लिमान ने फैसला करना है। पार्लिमान में पीपल्स पार्टी की मदद के बगैर और नून के बगैर कुछ नहीं हो सकता। ये दोनों इस वक्त इलेक्शन में जाना चाहेंगी क्योंकि इस वक्त इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आने के बाद और जो 9 मई हुआ है, अगर इलेक्शन अब नहीं जीता जा सकता तो फिर कभी नहीं जीता जा सकता। 6 माह बाद तो तहरीक इंसाफ दोबारा अपने पाँव पे खड़ा होना शुरू कर देगी। 2024 में तो ये 9 मई जो है वो तारीख का हिस्सा बन जाएगा, सब कुछ इसका गुजर गया होगा और उसके बाद ये उनमें एक नई जान आ चुकी होगी। लिहाजा मुझे लगता है कि अब नहीं तो कभी नहीं वाली बात है। इंतखाबात कराने हैं तो अभी कराने हैं, इसी साल नहीं कराने तो फिर समझो 2 साल नहीं कराने। अब नहीं तो कभी नहीं, आपका 6 महीने की बात नहीं है और आइन में 2 साल की कोई गुंजाइश। ठीक है, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया।
अंबर, आप भी ये समझते हैं कि अब सही वक्त है, अगर अब नहीं तो कभी नहीं? और जो हुकूमत ने बजट पेश किया है, आपको लगता है कि हुकूमत इतनी कॉन्फिडेंट है कि ये आवाम के फायदे का बजट है, आवाम को इस बजट से जो तवक्कुआत थी उस पर वो पूरा उतरे हैं, इसकी वजह से वो आगे बढ़ने जा रहे हैं, इलेक्शन में जा रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल में कि देखिए बजट में हमें क्या नजर आ रहा है, एक तो ये कि जो प्रोजेक्ट्स जो एलोकेट हुए हैं, जो पैसे हैं, खास तौर पे अगर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात करें, वो 4 महीने की है, इलेक्शंस के लिए भी रखा गया है, तो बजट के लिए तो यहाँ इस हद तक नजर आ सकता है। हुकूमत जाहिर है चाहेगी कि जो ये IMF कभी हाँ कभी ना हो रही है, नहीं हो रही, और अगर हमने डेट रीस्ट्रक्चरिंग करनी है तो वो हो जाए उससे पहले, तो जाहिर है उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। बजट 1 साल का होता है। सबसे बड़ा मसला बजट में हम ये देख सकते हैं कि आपके अखराजात ज़्यादा हैं और आपके अखराजात ज़्यादा हैं और आपके पास पैसे नहीं हैं उन अखराजात के लिए। तो बजट तो मेरे ख्याल में कि ये इतना ही रिफ्लेक्ट कर सकता है कि इरादा है। दूसरी तरफ अगर हम कहेंगे कि फ़ायदा नहीं फ़ायदा, देखिए अगर हम इतना ज़रा ढील अगर दे भी दें मौजूदा हुकूमत को कि ये जो 1 साल सियासी अदम इस्तेहकाम की नज़र हो गया और इमरान खान साहब और धरना और सड़कों की जो सियासत है, दे हैड टू कॉन्स्टेंटली डील विद इट, लेकिन उसके साथ साथ जो कुछ कर सकते थे, अगर हम बात करें बजट की और आवाम को की मदद फराहम करने के लिए, ज़ाहिर है इन चीज़ों में कुछ वक्त तो लगता है। अब आप मिसाल के तौर पर देखिए, ये जो रूसी तेल आया है, ये दिसंबर में ये मामला शुरू हुआ था, अब जाकर हमारे पास जून आ गया है, तकरीबन 6 माह लग गए हैं तेल आने में। इसका ये नहीं मतलब कि फ़ौरन आवाम को मज़ीद पेट्रोल की कीमतों में कमी आएगी। ये पहली एक हम कहेंगे कार्गो है, और उसके बाद कुछ महीने लगेंगे जब हम ये एक रेगुलर हमारे पास रशियन तेल जब आने लगेगा कि हमारे हालात कुछ बेहतर हो सकते हैं। तो जाहिर है हुकूमत के पास 1 साल भी और हो, मेरा ख्याल में कि इनकी पिछले साल की जो एक मैनेजमेंट है, ख़ास तौर पर मैं कहूँगी अगर फाइनेंस मिनिस्टर को देखें तो वो नहीं कर पाए, और ना मेरे ख्याल में इतनी कॉन्फिडेंस है कि वो दोबारा कर पाए। सियासी तौर पर हाँ, जैसे मेरे ख्याल में तमाम जो पैनल पे गेस्ट हैं वो इत्तेफाक कर रहे हैं कि एक वक्त इस वक्त है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे ज़्यादा कमज़ोर पोजीशन में है, तो उस सियासी तौर पर तो वक्त बेहतर हो सकता है। परफॉर्मेंस या कारकर्दगी के हवाले से मैं कि और वक्त क्या हम दे सकते हैं। सही है, सही है। डॉक्टर साहब, अंबर ने अभी कारकर्दगी की बात की है। हुकूमत, शहबाज हुकूमत जो डिलीवर करने आई थी, जिस तरह से आई थी, आपको लगता है वो डिलीवर कर पाई है? आवाम में अपनी मकबूलियत शहबाज शरीफ बढ़ा पाए हैं? अब आइंदा आने वाले दिनों में, आने वाले इलेक्शन में उनको वोट शहबाज शरीफ की हुकूमत के बाद मजीद बढ़ जाएगा उनका? ये कहना खासा मुश्किल है, क्योंकि कारकर्दगी अगर पूरे साल की कारकर्दगी देखें तो उनकी कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं रही जितनी उनको दिखाई जाने चाहिए थी, और उसमें मैं बुनियादी इल्ज़ाम जो है वो इसहाक डार साहब को ही दूंगा। अब ये क़यादत जो नून लीग की थी, उन्होंने जो फ़ैसला किया इनको लाने का, मेरे ख्याल में वो फ़ैसला दुरुस्त नहीं था। इन्होंने पैदर पे ऐसे इकदाम किए कि जिससे मईशत, जिसको पहले यानी 1 साल सवा साल का पीरियड अच्छा खासा होता है, देखिए पिछले साल अप्रैल में इख्तिदार इन्होंने लिया था, अब ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने का मार्जिन ले सकते थे पिछले साल जून तक के, भाई वो पुराना जो छोड़ के गई थी PTI उसको हमें ठीक करना था, लेकिन उसके बाद ये इस साल में इन्होंने क्या किया वो कहीं पर नज़र नहीं आता। कोई ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी दे नहीं सके सिवाय इसके कि ये दिवालिया होने से बचाने का इन्होंने दावा किया, जो कर भी लिया, और IMF से डील की जो शराइत थी उसमें से बहुत सी मान ली, लेकिन फिर भी IMF से पैसे इनको नहीं मिले। जिस चीज़ में ये कामयाब हुए वो ये था कि रोल ओवर इन्होंने करवा लिया, चीन से भी चीन ने मदद की, सऊदी अरब ने मदद की, तो ये चीज़ें ये कर पाए हैं। तो इनकी कारकर्दगी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन मिली जुली सी कारकर्दगी है। लेकिन जो असल जो हमारा जो सवाल है ना इलेक्शन वाला, उसमें मैं जिन 2 लोगों के बयानात को अभी गुफ्तगू का मौजू बनाया जा रहा है, एक राजा रियाज और मौलाना फजलुर रहमान, मेरे ख्याल में ये दोनों इस वक्त नॉन एंटिटीज़ हैं। मैं मुजम्मिल साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि इनकी नशिस्तें, फजलुर रहमान साहब की नशिस्तें कम हैं, अच्छा जो राजा रियाज साहब हैं उनके पीछे भी कोई ऐसी बड़ी पार्टी खड़ी भी नहीं है। असल जो इस वक्त पार्टीज़ हैं वो 2 ही बड़ी पार्टी हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी, और उन दोनों के हक़ में मेरे ख्याल में ये बात नहीं जाता, और ये खुद भी इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि उनके हक़ में ये बात नहीं जाती कि इलेक्शन मुलतवी हों। लेकिन मुझे जो एक और ख़तरा नज़र आ रहा है वो ये है कि ये मुमकिन है कि केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाए
और केयरटेकर गवर्नमेंट आने के बाद, क्योंकि देखिए माशी तौर पर हम बिल्कुल बहरान से निकले नहीं हैं, दोबारा हम 1-2 महीने बाद जा सकते हैं उस बहरान में अगर हमें पैसे मजीद नहीं मिले तो वो मुमकिन है कि जब केयरटेकर गवर्नमेंट आए तो वो शदीद माशी बहरान का शिकार हो और उस वक्त उसको कुछ ड्रास्टिक फैसले करने पड़े, इकनॉमिक इमरजेंसी लगानी पड़े और उसके बाद ये मुमकिन है कि वो केयरटेकर गवर्नमेंट को, जो एक बाज़ हल्कों की तरफ से ये बात आती है कि जी टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बना दी जाए और 1 साल के लिए उस टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट को हुकूमत दे दी जाए, वो बात ज़्यादा ख़तरनाक होगी। तो ये दोनों पार्टीज़ जो है, नून लीग और पीपल्स पार्टी, इन दोनों को उस चीज़ की मुखालफत करनी चाहिए कि ऐसा कोई सेटअप ना हो। इसलिए इनके लिए ज़रूरी है कि ये इलेक्शन में जाएं और आवाम का सामना करें। आवाम का सामना करें, इलेक्शन में जाएं। शकील साहब, आपको क्या लगता है पाकिस्तान को इलेक्शन टाइम पर ना करवाने का, अगर इस सोच को हम मान भी लें, क्या फ़ायदा होगा पाकिस्तान को, क्या फ़ायदा इसमें? जी देखिए, अगर आइनी तौर पर देखें तो वो तो मौजूद है कि जब असम्बली की मुद्दत पूरी होगी तो वो करवाने भी चाहिए। और जाहिर बात है, जब आप पूरी दुनिया के अंदर आपका एक लिजान है और वो कोई भी क़ुव्वतें हैं तो वो बेहतर फील करती हैं कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी तो उसके साथ अपने आइंदा के माहिदे करना या तजारत करना, जो भी चीज़ें होंगी। लेकिन इस हवाले से अगर आप ये देखें कि जो नून लीग है या पीस पार्टी है, उसकी क्या तैयारी है इलेक्शन की। देखिए, अभी कल की अगर स्टेटमेंट आप देखें, ये मरीम नवाज़ की और राना सनाउल्लाह की भी, कि जब तक उनको लीड कौन करेगा, लीड उनको मियां नवाज शरीफ ने करना है। तो क्या नवाज शरीफ उस वक्त तक जब तक पाकिस्तान नहीं आते, आके पार्टी को लीड नहीं करते, इलेक्शन कैंपेन नहीं करते, तो क्या सूट करता है नून लीग को कि वो मियां नवाज शरीफ के बगैर अवाम के अंदर जाते हैं और उसी तरह वो इंतखाबी मुहिम चलाते हैं। कल भी इस हवाले से आपने देखा, मरीम नवाज ने एक मुलाकात की वज़ीर आज़म से, उसके अंदर भी उन्होंने इस चीज़ को डिस्कस किया है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ तो ज़रूर चल रही है इलेक्शन के हवाले से। और दोनों जो बड़ी पार्टियां हैं वो ये चीज़ तो देखेंगी, जो हालात उनको सूट करेंगे उस वक्त वो इलेक्शन में जाएंगे। और दूसरा ये कहना कि फजल रहमान की जो पार्टी है वो सिर्फ, मैं इस बात से इतफाक़ नहीं करूँगा कि उनकी सिर्फ 10 जमातें, लेकिन आप ये देखें दूसरी तरफ PDM के जो सरबराह हैं वो मौलाना फजल रहमान है। और इस सारी जो आप जदोजहद देखें हुकूमत आने से पहले या पूरे साल के अंदर, तो मौलाना फजल रहमान ने हर उस वक्त के ऊपर, जब ये बहुत सारे जो बड़े बड़े पहलवान थे, मैं कहूँगा हुकूमती, वो दिल छोड़ बैठे थे, तो मौलाना फजल रहमान ने वहाँ पर जाके लीड किया और इस अंदाज से लीड किया कि वो हुकूमत को उन बहरानों से निकाल कर अब इस तरफ ले आए कि हुकूमत अब परफॉर्म करने की तरफ जा सकती है। अब उस एजिटेशन से या उस एहतजाज से या PTI की वो जो एक उन्होंने आए रोज़ मार्च, उन चीज़ों से वो निकली, अब वो परफॉर्म करने के लिए अब ये मौका है कि वो परफॉर्म करेंगे। और मेरा ख्याल वो इस चीज़ से, जब एक प्रपोजल राजा रियाज की तरफ से आई है, अपोजिशन की तरफ से आई है, तो उसको वो अवेल ज़रूर करेंगे। आपको लगता है कि इस पर गौर किया जा सकता है? सही है जी, आपका पॉइंट आ गया। हम मुल्क की मौशी सूरत हाल पर भी बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी कौम को ना घबराने का मशवरा दे दिया। वजीर आजम ने कहा कि उम्मीद है IMF का मुआहिदा इसी माह हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर इसमें ताखीर होती है तो कौम को एतमाद में लेंगे। अल्लाह ने इस मुल्क को बड़े वसाइल से नवाजा है, कोई घबराने की बात नहीं है। सवाल हमारा यह है कि क्या मौजूदा हालात में आवाम को परेशान होना चाहिए? हम इसी पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब, पहले मैं आपकी जानिब आऊंगी। ये जुमला हमें बड़ा सुना सुना लगता है, आपने घबराना नहीं है। ये हुकूमती पॉलिसी से क्या वाकई हम ना घबराएं? नहीं जी, वो बात आपकी ठीक है कि वो घबराना नहीं है, लेकिन घबराने का तो वक्त रहा, पहले भी था और अब भी है। और अब ज़्यादा इसलिए है कि अभी जो बजट ये आया है, इस बजट को अगर ज़रा सा एक सरसरी नज़र भी डाल लें तो हमें पता लगता है कि जितनी हमारी आमदनी है वो सारी जो है हमारी कर्ज़ों की अदायगी में चले जानी है। और जो अखराजात का तखमीना लगाया गया है वो सारे तखमीने मज़ीद कर्ज़ों से पूरे होने, तो वो अब वो आएगा कहाँ से? या तो IMF से लेंगे, चीन से मांगेंगे, सऊदी अरब से मांगेंगे। कोई ये हुकूमत प्लान ऐसा दे नहीं सकी है कि जिससे आमदनी बढ़े। तो अवाम तो परेशान होंगे। अब देखें, 300 पे डॉलर ऑलरेडी पहुँच चुका है और इसके नीचे आने का इम्कान नहीं है। अब अगर ये मज़ीद महीना 2 महीना अगर IMF का पैकेज हमें नहीं मिलता या कहीं और से पैसे नहीं मिलते, तो हम दोबारा डिफ़ॉल्ट के दहाने पे खड़े होंगे या डॉलर फिर 400-450 तक जा सकता है। उस सूरत में आप अंदाज़ा लगाएं कि महंगाई की क्या सूरत हाल होगी और वो उसका बोझ जो है वो आवाम की कमर पे ही पड़ना है।
तो इस हुकूमत की जो सबसे बड़ी नाकामी है वो यही है कि एक तो ये बैलेंस यानी तवाज़ुन पैदा नहीं कर सकी, आमदनी के नए ज़राए पैदा नहीं कर सकी, IMF से डील मुकम्मल नहीं कर सकी, सारा एडहॉक पे चला है। पूरा ये 15 महीने जो हैं इस हुकूमत के वो सारे एडहॉक पे चले हैं। अब आगे के लिए परेशानी बिल्कुल बनती है। अब करना क्या है, उस परेशानी से निकलने की सूरत हाल क्या हो सकती है? उस परेशानी से निकलने की सूरत हाल यही हो सकती है कि आप वाज़े तौर पर आवाम को बजाय अंधेरे में रखने के या धोखे में रखने के और सिर्फ ये कहने कि जी परेशान ना हो, आप सही सूरत हाल से आगाह करें कि अगर IMF से पैकेज कंक्लूड नहीं होता है, जो कि ये साल भर से नहीं कर पा रहे हैं, तो इनके पास मुतबादिल क्या है, प्लान बी क्या है, क्या कहीं से कोई कमिटमेंट है? ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं। और आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि ये जो सबसे ज़्यादा इनको करना चाहिए था, जिसका IMF ने भी कहा और इंडिपेंडेंट माहिरीन मईशत भी कहते रहेंगे, जी अशराफिया को जो मराआत दी जा रही हैं, अशराफिया की मराआत कम की जाएँ। वो जो सब्सिडीज जिससे अशराफिया फायदा उठा रही है, जो ऑलरेडी अमीर है, वो अमीर पहले भी फायदे में थे, अभी भी फायदे में है। इस बजट में भी हमने यही देखा, तो उस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है ताकि आवाम का फायदा हो। अंबर, वजीर आजम साहब कह रहे हैं कि उम्मीद है इसी माह IMF से मुआहिदा हो जाएगा, और अगर ऐसा ना हुआ तो वो कह रहे हैं दोबारा वो कौम से खिताब करेंगे। अब अगर IMF से मुआहिदा नहीं होता है, एक तो आप ये पहले बता दें कि हुकूमत का मूड लग रहा है IMF के प्रोग्राम में जाने का? इस सवाल ये है कि हुकूमत का तो लग ही रहा है, कितनी कोशिश की, कितनी बार इसाक डार साहब कह चुके हैं कि बस होने वाला है, अगले हफ्ते हो जाएगा, अगले हफ्ते हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। तो ये लगता है कि IMF का मूड नहीं, और IMF का मूड इसलिए नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं है कि साबिक वजीर आज़म इमरान खान ने पेट्रोल की सब्सिडी जो IMF का मुआहदा था उसका तोड़ा था। उसके बाद भी आप देखें बहुत सारे सवालात क्या उठे थे। एक हमारी जो सैलाब की वजह से नुकसानात हुए थे उसका तखमीना और अंदाज़ा जो दिया था, उस पर भी ज़ाहिर है एक एतमाद होता है वो खोया। फिर उसके बाद एक और प्रपोजल ये भी आया था कि हम पेट्रोल को हम मज़ीद टैक्सेस लगाकर उस पैसे से हम गरीब को कुछ फ़ायदा देंगे, उस पर भी सवालात उठे थे। तो मेरे ख्याल में कि इससे यही ज़ाहिर होता है कि IMF इस वक्त हम पर एतमाद नहीं कर रहा। घबराने की तो जाहिर बात है, और घबरा तो हम काफ़ी अरसे से रहे हैं। इजाज़त मांग रहे हैं कि क्या अब हम थोड़ा सा घबरा लें? नहीं, इजाजत मेरे ख्याल में कि अब घबराने से तो बहुत आगे वक्त निकल गया है। हम घबराने से नेक्स्ट लेवल तक पहुंच गए, यानी कि अब आप महंगाई को ही देख लें। इस वक्त ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि महंगाई थोड़ी सी कम होगी, लेकिन आप देखें कितनी थोड़ी सी कम होगी, उससे इतना फर्क तो नहीं पड़ेगा। ये जो एक क्राइसिस मैनेजमेंट हुआ है मुश्किल हालात में, मेरे ख्याल में कि उससे हमें अंदाज़ा लगाना चाहिए कि ये वाली टीम जो है सिर्फ ये नहीं कि संभाल नहीं पाए, IMF के साथ जो मुआहदा जिसकी ज़रूरत थी वो नहीं कर पाई, और जब नहीं कर पाई अब बात बहुत देर बाद करी कि डेट रीस्ट्रक्चरिंग करनी चाहिए, यानी कि जो हमारे कर्जे हैं वो हम किस तरह से पे ऑफ कर सकें ज़्यादा आसान किस्तों में या तरीक़ाकार से मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस के साथ। वो बाद में जाकर हमें बता रहे हैं, ये भी हमें नहीं बता रहे कि अगर नहीं होगा तो क्या होगा, बस यही कह रहे हैं कि घबराना नहीं है। देखिए यही बात है कि आप एक इतनी बड़े मेरे ख्याल में कि मुल्क के साथ, अवाम के साथ जो कितने सालों से और ख़ास तौर पर पिछले साल से महंगाई में पिसे हुए हैं, उनको आप किस तरह से उनमें कॉन्फिडेंस ला रहे हैं कि हालात आप बेहतर कर सकते हैं? नहीं दे सकते ना। होप इज़ नॉट अ स्ट्रैटेजी है कि एक अंग्रेजी का फ्रेज है, आप उम्मीद पे तो नहीं आप दारा रप्पा दे सकते। प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे। सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में कि सिर्फ परफॉर्मेंस कारकर्दगी नहीं है, आपकी जो मैसेजिंग है जिसमें आपको अवाम आप पर एतमाद करे, ट्रस्ट करे, वो भी बहुत पुअर है। वो बहुत जरूरी है, ट्रस्ट हुकूमत पर होना अवाम का बहुत जरूरी। सही है, जो आप करते हैं वो देख लें, और फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका जो रवैया है, कभी गुस्से में आ जाते हैं, कभी आप जवाब नहीं दे पाते। सही है अंबर, आपका पॉइंट आ गया। मुजम्मिल साहब, इस मौशी बहरान में अगर IMF का ये मुआहिदा नहीं हो पाता है, चूंकि वज़ीर आज़म साहब ने ये बात की है, ताख़ीर होती है तो वो खिताब भी करेंगे, यानी इस बात का इम्कान मौजूद है। अगर ये मुआहिदा नहीं हो पाता तो फिर क्या नुकसान होगा, क्या हमें फेस करना पड़ेगा इस कौम को, इस मुल्क को? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो अब जो मईशत है वो डिप्लोमेसी हो गई है, ये अब सफारतकारी है। अब जो इकॉनमी है उसने डिप्लोमेसी के बाकी टूल्स को टेक ओवर कर लिया है, और दुनिया की सबसे बड़ी डिप्लोमेसी अब इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है। इसमें पॉलिसी और पोस्चर का खेल होता है।
आपकी कुछ पॉलिसी हो तो आपका पोस्चर कुछ और होता है, जो डिप्लोमेसी का आर्ट है। अगर हमने IMF से के साथ मुआहदा नहीं भी करना या हो नहीं भी पा रहा, तो ये कहना ज़रूरी नहीं है कि हमें, मैं कहता हूँ पीछे कह के भी गलती की है, और कहना नहीं चाहिए। ये डिप्लोमेसी का आर्ट नहीं है कि आप इस तरह कहें कि हमें नहीं चाहिए। आप बात करते रहते हैं, बात बने या ना बने, और अपने प्लान बी पर भी काम करते हैं। मैं पिछले 1 साल से सुन रहा हूं कि पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट कर जाना है। मैंने 20 तारीखें सुनी हैं इस मुल्क के ज़िम्मेदार साबक वज़राए ख़जाना से कि अक्टूबर में डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, नवंबर में तेल नहीं होगा, दिसंबर में ये हो जाएगा, जनवरी जो है भयानक होगा इस मुल्क में और यहाँ किसी को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन वो सब नहीं हुआ है जिसकी वो तवक्को श्रीलंका की लगा कर बैठे थे और कह रहे थे कि मुल्क श्रीलंका बन जाएगा। श्रीलंका में क्या था? तेल नहीं था, बिजली नहीं थी, तनख्वाहें नहीं थी, गैस नहीं थी, दवाइयाँ नहीं थी। उसके बाद लेकिन मुजम्मिल साहब, जो अभी महंगाई के हालात हैं, जो मईशत के हालात हैं, क्या आने वाले दिनों में खतरे की घंटी बज सकती है इसकी? जी। मुझे नहीं लगता खतरे की घंटे, मुझे नहीं लगता खतरे की घंटी बज सकती है। पहली बात यह है कि हमने जो इंपोर्ट्स पर पाबंदी लगाई है उससे यकीनन हमारी इकॉनमी स्लो डाउन हुई है, लेकिन उससे हमारी इंटरनेशनल डिपेंडेंस भी कम हुई है। जहाँ तक इस IMF मुआहदे की हमें बात सुनाई जाती है कि ये कर नहीं सके, ये नहीं हो सका, ये एक गलत मुआहदा था जो इमरान खान के दौर में हुआ। इमरान खान ने खुद इसको 3 दफ़ा तोड़ा। असद उमर के बाद, हफीज शेख से के बाद तोड़ा, फिर शौकत तरीन ने इसको तोड़ा, फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे तोड़ा, फिर मिफ्ता इस्माइल ने बनाया, फिर डार साहब ने तोड़ा। ये नहीं, ना इमरान खान इस पर अमल कर सकते थे, ना ये PDM की हुकूमत अमल कर सकती है, क्योंकि ये एक ऐसा मुआहदा था जो पाकिस्तान की आवाम का गर्दन काट के आपने IMF को पेश की गई थी। स्टेट बैंक आपने उनके हवाले कर दिया, कमोडिटीज़ की प्राइसेस आपने हवाले कर दी। कोई खुद मुख्तार मुल्क ऐसा मुआहदा नहीं करता। लेकिन मुजम्मिल साहब, अब आगे भी तो बढ़ना है ना, ये नई हुकूमत आएगी तो वो पिछली हुकूमत की बात करती रहेगी, तो अपना प्लान क्या है ये भी शो करना है। नहीं, मेरी बात सुन। तो मेरे ख्याल में इलेक्शन होंगे, नई गवर्नमेंट आकर नया मुआहदा निगोशिएट करेगी, डेट रिस्ट्रक्चरिंग भी नई गवर्नमेंट करेगी। हमें रोना धोना बंद करना चाहिए। प्लान बी, पिछले 1 साल से प्लान बी चल रहा है, क्योंकि पिछले 1 साल से IMF नहीं है इस मुल्क में। अब 9वां जायजा नहीं हुआ था तो पैसे नहीं आए थे, 10वां जायजा गुजर गया, पैसे नहीं आए, 11वां जायजा ड्यू हुआ, पैसे नहीं आए। कोई तो प्लान बी है ना जो चल रहा है, जो निजाम हस्ती चला रहा है। कोई हाथ पर हाथ धर के तो नहीं बैठे हैं सारे, चलाया ही जा रहा है ना। बस ये डिप्रेशन की गुफ्तगू भी इकोनॉमी के हवाले से कोई इतनी ठीक नहीं। अच्छा, चले, सही है। शकील साहब, ये तुर्की में इंतखाबात हुए हैं, तुर्की में इंतखाबात हुए हैं, वह इन्फ्लेशन 40% पे था। ऐसी कोई बात नहीं, पाकिस्तान में तो उससे नीचे है। इसके बावजूद भी वहां पर इंतखाबात हुए हैं, तो ये भी सोचने की बात है। चले, सही है। शकील अहमद साहब, आपको मौजूदा हुकूमत की क्या पॉलिसीज नजर आ रही हैं इकोनॉमी को लेकर? ये IMF मुआहदे की जो बात हो रही है, IMF मुआहदा जो है वो उसका टाइम खत्म होने वाला है, लेकिन अगले मुआहदे की हमें कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही है। आपको लगता है हुकूमत के पास इससे निपटने का कोई प्लान मौजूद है? मौशी सूरत हाल को सही करने का कोई प्लान मौजूद है? देखिए जी, प्लान बी तो ज़ाहिर बात है मौजूद है। आपने जिस तरह देखा कि कल प्राइम मिनिस्टर ने इस हवाले से कहा भी कि एक तो हम बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं और हमें लगता है कि इंशाल्लाह ये माहिदा हो भी जाएगा, क्योंकि 30 जून तक उसकी तारीख है। तो उसके साथ साथ आप ये देखें, जिस तरह ट्रेड स्टार्ट किया गया रशिया के साथ, रूस के साथ, एक हमारा जो है तेल आपको पता पहुँच भी चुका और एक दूसरा जहाज़ जो वो इन करीब आने वाला है। इसके साथ साथ LPG के हवाले से और पाक ईरान गैस पाइपलाइन के हवाले से, और साथ साथ आप ये देखें जिस अंदाज से हमारा एक जो लिजान बड़ा है चीन के साथ, चीन ने जिस तरह की इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं, और एक जो पिछले एक मुश्किल वक्त था, जब एक ऐसे वक्त के अंदर जिसने आपने देखा तहरीक इंसाफ की जानिब से पूरी कंपेन लॉन्च की गई थी कि डिफ़ॉल्ट हो रहा है, और साबिक जो वज़रा ख़जाना थे, आपने बल्कि वो भी देखा जब पंजाब के अंदर उनकी गवर्नमेंट थी और KPK के अंदर उनकी गवर्नमेंट थी, पूरा एक उन्होंने एक प्लान बनाया हुआ था किसी तरीके से इस हुकूमत को जो है वो हम इसके गिर हम घेरा तंग करें। और आप बल्कि आपने ये भी देखा होगा कि इवन जब डॉलर बढ़ता था तो एक उनकी जानिब से शादियाने बजाए जाते थे कि शायद डॉलर बढ़ रहा है, ये चीज़ नहीं देखी जाती थी कि इस सारी सूरत हाल के अंदर जो नज़रा जो गिर रहा है वो सारा इस कौम के अंदर गिर रहा है। ये कौम महंगाई की चक्की के अंदर पिस रही है। लेकिन
इस सारी चीज़ों से निकल कर अब वो एक सियासी इस्तेहकाम जो है वो आ रहा है, तो कोई शक नहीं इसका फ़ायदा जो है वो आने वाले दिनों में अवाम को भी होगा। जिस तरह आपने देखा कि 2 दफ़ा जिस अंदाज से पेट्रोल की डीजल की कीमतें जो हैं वो कम की गई हैं, तो मैं ये कहूँगा कि इंशाल्लाह जो आने वाला वक्त है, और हमें उम्मीद रखनी चाहिए, आपको बेहतरी की उम्मीद है आने वाले वक्त से। ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर साहब आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे पहले एक ब्रेक की तरफ जाना है। जब हम वापस आएंगे इस पर मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम मईशत पर बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब मैं आपकी जानिब आना चाहूंगी, ये जो हम बात कर रहे थे रूस से तेल खरीदने के मामले पर, रूस से जो तेल खरीदा गया है वो डॉलर्स में नहीं, चीनी करेंसी में खरीदा गया है। आपको क्या लगता है इसका क्या फायदा होगा, इसका मकसद क्या है? देखिए, तेल की तो पाकिस्तान को ज़रूरत थी और पाकिस्तान के पास डॉलर्स की कमी है, तो ऐसी सूरत हाल में तेल लेना भी अच्छा था। और अगर चीनी करेंसी में हम बेहतर टर्म्स एंड कंडीशंस पे पेमेंट कर पाते हैं तो ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं। लेकिन एक तीसरी बात की तरफ मैं इशारा करूंगा कि हमारे पास रिफाइनिंग की, यानी ये जो तेल जो आया है ये भी तजर्बाती बुनियादों पर आया, एक्सपेरिमेंटल बुनियादों पर। वो इसलिए कि जो रूस का तेल है उसकी रिफाइनिंग की सलाहियत अभी तक हमारे यहाँ पूरी तरह से ऑपरेशनल नहीं है। ये हमें ये अभी देखा जाएगा जब हम वो तेल रिफाइन करने की कोशिश करेंगे, तो उसके बाद वो तेल किस हद तक कारआमद है ये उसके बाद फैसला होगा। ये उसके बाद फैसला होगा। अंबर, आपको क्या लगता है मौजूदा जो चैलेंजेस हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ उससे निपटने की सलाहियत रखते हैं? देखिए, शहबाज शरीफ साहब ने अपनी कारकर्दगी बतौर चीफ मिनिस्टर तो बहुत बखूबी उन्होंने जाहिर है निभाई थी, लेकिन वफाकी सतह पर जब क्राइसिस था, जब बहुत सारे कोलिशन पार्टनर्स थे, मेरे ख्याल में कि उन्होंने अपनी कमजोरियां जो हैं वो भी बहुत जाहिर की। और वो ये कि जब वो उनके पास पूरा फुल कंट्रोल था, और उनके आपको याद होगा जब पंजाब में भी वो उनके चीफ मिनिस्टर थे, तो उस वक्त भी वो बहुत सारी मिनिस्ट्रीज उनके अपने हाथ में थी, उन्होंने पोर्टफोलियोज नहीं दिए थे और लोगों को। तो ही रूल्ड विद एन आयरन फिस्ट, जो वफाकी सतह पर वो नहीं कर सकते, क्योंकि आपको थोड़ी सी सियासत भी करनी पड़ती है, यानी कि आपको जाहिर है अपने जितने कोalition पार्टनर्स इनको साथ लेकर चलना पड़ता है। तो इस हद तक मैं कहूंगी कि फिर दूसरी तरफ एक है मैनेजमेंट अपनी, जो जिस तरीके से की पॉलिटिकल और फिर जाहिर है कारकर्दगी के हवाले से। दूसरी तरफ मैं कहूंगी कि मैसेजिंग के हवाले से भी वजीर आजम शहबाज शरीफ कोशिश बहुत करते हैं, लेकिन जैसे अब हमने इस पे बात किस तरह से शुरू की थी कि शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि वो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, नहीं हुआ था, कौम को एतमाद में लेंगे। मेरे ख्याल में कि ये क्या मंसूबा है, क्या स्टेप्स हैं, क्यों आए, ये देखना जरूरी। चलें, सही है। मेरे पास वक्त की कमी है। मुजम्मिल साहब, स्टेट बैंक ने भी आइंदा माह महंगाई में कमी का इंदिया दिया है, और साथ ही साथ जो आज मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान हुआ है, शरह सूद जो है वो बरकरार रखी गई है 21% पर ही। इसको कितना पॉजिटिव देख रहे हैं आप? मेरे ख्याल में शरह सूरत 21% पर तो मुल्क में कोई कारोबार हो ही नहीं सकता। अगर आप काइबोर को 21% रखेंगे तो बैंक्स तो 25% पे काम करेंगे, और 25% मुनाफा बैंक को दे देंगे तो फिर कारोबारी तो वो 30, 35, 40% पे जाके काम करेगा। तो फिर जब वो 40% पे काम करेगा तो महंगाई तो होगी। तो मेरे ख्याल में ये जब तक आप अपना काइबोर नीचे नहीं लाते हैं, वैसे आइडियली तो सिंगल डिजिट में होना चाहिए, लेकिन कम से कम इसको आप 15, 14, 13 पे लेके आएँ तो फिर काम चलेगा। मैं तो ये समझता हूँ ये काइबोर वाले जो स्टेट बैंक ने हमारे ऊपर तलवार रखी, ये पाकिस्तान के माशी गर्दन को दबोचने की कोशिश है कि आप काइबोर इतना ऊपर ले जाएं कि मुल्क में कारोबार हो ही ना सके। सही। और ये IMF की जो शर्त थी ये को पाकिस्तान के मफाद में नहीं थी, इसीलिए हम रजा बाकर के गवर्नर स्टेट बैंक बनने के खिलाफ थे कि वो वहां से आए और वहीं चले गए और पाकिस्तान को डबो गए। ठीक है, शकील साहब जरा क्विकली बताइएगा, आपकी नज़र में शहबाज शरीफ मुल्क के हालात को बेहतर करने की कैपेबिलिटी रखते हैं? ये देखिए, एहलियत तो रखते हैं, जिसने उन्होंने साबित किया कि पंजाब के अंदर उन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन आपको इस वक्त इन हालात को भी देखना पड़ेगा जिस हालात के अंदर उनको हुकूमत मिली और जिस अंदाज से उनको चैलेंजेस का सामना था
सियासी अदम इस्तेहकाम का, फिर इकानमी के हवाले से आप देखें कि अब तक आपके जो IMF के साथ जो आपके मामला थे वो अभी तक उस अंदाज से तय नहीं हो रहे। फिर उसके बाद एक जो तसलसल था, चाहे वो माशी पॉलिसियों का था या वो सियासी अमल का था, उसके अंदर अभी तक अदम इस्तेहकाम था, जिसका जो इसी वजह से वो अभी तक वो उस तरह परफॉर्म नहीं करते थे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इस तरह अगर आप माजी में देखें, जिस तरह उन्होंने हमेशा से परफॉर्म किया पंजाब के अंदर, और बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें थी। आप देखें कि पंजाब हेल्थ के अंदर उन्होंने बहुत बेहतरी लेके आई, बल्कि उनको पंजाब में तो उन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन एज अ प्राइम मिनिस्टर वो उस तरह से हमें नजर नहीं आए हैं। ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया। आप चारों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। आप मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के